सिम्पसन्स, वो अमेरिकन कार्टून जो पहले भी भविष्य को लेकर बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर चुका है, उसके एक एपिसोड में ये सेगमेंट था। Let's start off with a joke. I got one. Give me that. What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. Ha ha. अब देखो, हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो हम सभी जानते हैं कि वो किस तरह से है। दोनों ही देश में एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा नफरत है और इन दोनों ही कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है। ऊपर से आप देखोगे कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि एक न्यूक्लियर वॉर का खतरा क्लियर और प्रेजेंट है, जिसका मतलब दोनों देश इसको लेकर सीरियस है। और अगर आपको लगता है कि आपका घर बॉर्डर के पास नहीं है तो आप सेफ हो, तो जरा इस मैप को देखिए। अगर हम भारत की मिसाइल कैपेबिलिटीज को देखें ना, तो वो पूरे पाकिस्तान को आराम से कवर करती है। और अगर आप पाकिस्तान की मिसाइल रेंज को देखेंगे तो वो प्रीटी मच पूरे भारत को कवर करती है, जिसका मतलब कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे में अगर आपके आसपास के इलाके में कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फूटता है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या इंतजामात करने चाहिए और न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने के 14 दिन तक किस शेड्यूल को कैसे फॉलो करना चाहिए ताकि न्यूक्लियर बॉम्ब से या उसके आफ्टर इफेक्ट से आपको एक भी खरोच ना आए। वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिस तरह से आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, वैसे ही आप मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ सकते हो। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। देखो, जिस भी जगह पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है ना, उसके आसपास के एरिया को मेजरली 4 जोन्स में डिवाइड किया जाता है। 1 किलोमीटर के अंदर का हर इलाका सीवियर डैमेज यानी कि SD जोन में आता है। 2 किलोमीटर तक के एरिया को मॉडरेट डैमेज जोन में गिना जाता है और 2 किलोमीटर से दूर का बाकी इलाका लाइट डैमेज जोन में कंसीडर किया जाता है, जो लगभग 10 माइल्स यानी करीब 16 से 20 किलोमीटर तक का होता है। और इसी रेडियस में न्यूक्लियर वेपन इमीडिएट आर्स पे सबसे बुरी तरह से इंपैक्ट करता है। अब जो बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिरा था, उनकी डिस्ट्रक्शन यील्ड 18 से 23 किलो टन TNT की थी। तब जाके उन्होंने इतनी ज्यादा तबाही मचाई थी, जबकि आज के समय में जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स अवेलेबल है ना, उनकी डिस्ट्रक्शन यील्ड 50,000 किलो टन TNT तक जाती है। जापान में फोड़े गए न्यूक्लियर बॉम्ब से 3000 गुना ज्यादा, जिसे देखते हुए आप समझ सकते हैं कि इनके द्वारा मचने वाली तबाही पहले से भी कई गुना घातक होगी। देखो, जब भी कोई न्यूक्लियर वेपन किसी जगह पे गिरेगा तो उसके 1 किलोमीटर के अंदर जो कुछ भी होगा, जिसे हम सीवियर डैमेज जोन कहते हैं, वो सब कुछ तबाह हो जाएगा। और अनटिल एंड अनलेस आप जमीन के नीचे किसी डीप अंडरग्राउंड बंकर में ना हुए, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको बचा नहीं सकती। और इससे पहले कि आप कुछ समझ पाएंगे, आपका शरीर जल के राख नहीं बल्कि भाप में वाष्पित हो चुका होगा। कहते हैं कि जब हिरोशिमा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो वहां मौजूद लोगों की परछाइयां जमीन में छप गई थी। सोचिए, इतना भयंकर और क्विक होता है एक परमाणु बॉम्ब का हमला। जिस जगह पर न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है उसके सेंटर का तापमान टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि उसके फायरबॉल की सरफेस का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि सूरज के सतह के तापमान के बराबर है। इसलिए अगर आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद होंगे तो ये आपका दुर्भाग्य है, लेकिन अगर आप किस्मत वाले निकले तो आपको सबसे पहले पेट के बल सीधा जमीन पर लेट जाना है और अपना मुंह खुला रखना है ताकि प्रेशर की वजह से आपके ईयर ड्रम्स ना फट जाए। जमीन पर लेटने की पोजीशन कुछ इस तरह की होनी चाहिए जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी का मतलब कुछ भी, न्यूक्लियर बॉम्ब से निकलने वाली रोशनी को कभी मत देखना, क्योंकि वो इतनी तेज होती है कि आपको परमानेंटली अंधा बना सकती है। इसलिए इसका खासा ध्यान रखना। जैसे ही धमाके के बाद आने वाली शॉक वेव्स आपके पास से गुजर जाए, आपको तुरंत धमाके को बिना देखे जल्द से जल्द किसी बिल्डिंग के अंदर घुस जाना है, जो जितना हो सके चारों तरफ से, खासकर ऊपर से तो पूरी तरह बंद हो। पर ऐसा क्यों? पहले ऐसा इसीलिए क्योंकि धमाके के करीब 10 से 15 मिनट बाद आसमान से रेडियो एक्टिव फॉलआउट शुरू होता है और सबसे बड़ी आफत यही है। देखो, परमाणु बॉम्ब से कोई देश इसीलिए नहीं डरता क्योंकि वो कोई घातक बॉम्ब है, बल्कि इसलिए डरता है क्योंकि उससे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स निकलते हैं ना, उसकी वजह से लोग सिर्फ बीमार नहीं होते बल्कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है।
अगर आप आसमान से गिर रहे इन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के कांटेक्ट में आ गए तो आपको इमीडिएट केस ऑफ एक्सट्रीम स्किन कैंसर भी अफेक्ट कर सकता है। और अगर इस रेडियो एक्टिव फॉलआउट के दौरान तेज हवाएं भी चल रही होगी तब तो दिक्कत और बढ़ सकती है। इसलिए आप किस जगह पे शेल्टर ले रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो जो मिले वो जगह ठीक है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक आइडियल लोकेशन वही होती है जो जगह पूरी तरह से बंद हो। खिड़की, दरवाजे या ऐसी कोई भी जगह जहां से हल्की से भी बाहरी मटेरियल अंदर आ सकता है उसे बंद कर लीजिए। हो सके तो कपड़े या टेप की मदद से जो छोटे मोटे छेद हो कमरे में वो भी बंद कर दीजिए और रूम को जितना हो सके बाहरी एनवायरनमेंट से उतना ज्यादा आइसोलेटेड और सील कर दीजिए। इस कमरे को आपको हर हाल में 12 से 24 घंटे तक नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब फॉलआउट अपनी पीक पे होता है और रेडिएशन अपने चरम सीमा पर होती है। अब मान लीजिए कि अगर आप शेल्टर लेने से पहले या इस दौरान हल्का सा भी रेडिएशन के कांटेक्ट में आ गए थे या आपको लगता है कि बाहर से रेडिएशन ने आपसे संपर्क किया है, तो बिना पैनिक किए सबसे पहले तो अपने कपड़े उतार के एक प्लास्टिक बैग में सील करके रख देने हैं, ताकि कपड़ों में मौजूद रेडिएशन आसपास के एनवायरनमेंट को दूषित ना करे और ना ही आपको इफेक्ट करे। इसके बाद आपको अपनी एक्सपोज्ड स्किन को अच्छे से साबुन से धोना है, ताकि अगर आपकी स्किन में भी बाय द वे रेडिएशन का कांटेक्ट होने की गुजारिश भी हो तो वो क्लींस हो जाए। अब अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन रेडिएशन के संपर्क में नहीं आई है पर फिर भी आपके स्किन में ढेर सारे दाने निकल रहे हैं, छाले पड़ रहे हैं, रैशेस हो रहे हैं, खुजली हो रही है या रेडनेस देखने को मिल रहा है, तो इसके बहुत हाई चांसेस है कि रेडिएशन ने आप पे असर किया है, बस आपको पता नहीं चल पाया। आपको इमीडिएटली अपना शरीर और बाल धोने हैं और ध्यान रहे कि इस दौरान आप अपनी स्किन को बहुत ज्यादा ना रगड़े, बहुत जेंटली वॉश करें, नहीं तो आपके ज्यादा रब करने से अगर स्किन की आउटर लेयर को कोई डैमेज हो गया ना तो रेडियो एक्टिव मटेरियल सीधा आपकी डीप स्किन में पेनिट्रेट कर सकता है, जिसके बाद कुछ ही समय में आपका ऐसा हाल हो सकता है जिसके बारे में खुल के बताना भी खौफनाक होगा। और हाँ दोस्तों, एक बात तो सबसे ज्यादा जरूरी है, खास करके लड़कियों के लिए, वो ये कि न्यूक्लियर बॉम्बिंग के बाद आपको किसी भी हाल में कंडीशनर को छूना भी नहीं है। न्यूक्लियर वॉर में कंडीशनर से बड़ा आपका कोई भी दुश्मन नहीं होगा। पर क्यों? क्योंकि कंडीशनर में खास तरह के केमिकल्स होते हैं जिन्हें कैटियोनिक सर्फेक्टेंट्स कहते हैं। ये सर्फेक्टेंट्स आपके बालों को मुलायम और स्मूथ बनाते हैं, क्योंकि इनका हाइड्रोफिलिक हेड पॉजिटिवली चार्ज होता है जो हेयर केयर के लिए सही है। पर कंडीशनर बालों की सरफेस पर एक लेयर बना देता है जो पार्टिकल्स को बालों से चिपका देता है। अब अगर आपके बालों में रेडियो एक्टिव फॉलआउट के टाइनी पार्टिकल्स आ गए तो कंडीशनर लगाने से ये पार्टिकल्स आपके बालों में चिपक जाएंगे और आसानी से नहीं निकलेंगे, या निकलेंगे भी तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि बिना आपकी जानकारी के बालों में ही ट्रैप हो जाए। इससे रेडिएशन आपके साथ लंबे समय तक कांटेक्ट में रहेगी, जो स्किन और बॉडी के लिए डेंजरस है और टेक्निकली आपके बंकर में रहने के सारे मतलब को बेकार कर देगा। अब देखो, शैम्पू और सोप इसीलिए बेटर होते हैं क्योंकि उनमें एनियोनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और गंदगी और पार्टिकल्स को बालों और स्किन में ट्रैप करने की जगह उन्हें हटाने में मदद करते हैं। बॉडी क्लींजिंग के बाद सबसे जरूरी है एक मास्क। अच्छी फिल्ट्रेशन वाला मास्क लगाने से आप हवा में मौजूद रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स को कम इनहेल करेंगे और सुरक्षित रहेंगे। 72 घंटे तक आपको कम से कम इस कमरे या बंकर जो भी है वहां पे रहना है, क्योंकि 72 घंटे बाद रेडिएशन लेवल इतना कम हो जाता है कि अगर आप फुल कपड़े पहने और प्रॉपर मास्क लगा के बाहर जाए ना तो आपको उतना असर नहीं होगा। अपना चेहरा और आंखें जरूर ढके क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, और फिर सरकार या अथॉरिटीज द्वारा दिए गए रेस्क्यू इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। अब अगर आप अभी नया घर बनवा रहे हो तो हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप अपने घर में एक अंडरग्राउंड बंकर या ऐसे बेसमेंट जरूर बनवाए जिसमें ग्राउंड डोर लगा हो। ऐसा इसीलिए कि मान लीजिए अगर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बीच हवा में फट जाए ना तो वो सरफेस के ऊपर तब भी उसी तरह नुकसान पहुंचाएगा जितना ग्राउंड जीरो पे पहुंचाता है, और शॉकवेव से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और भीड़ को तबाह करने के काबिल होता है। लेकिन ये शॉकवेव्स अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। प्लस अगर मान लीजिए कि बिल्डिंग कोलैप्स हुई है तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका बंकर सिक्योर रहेगा। इसका मतलब है कि सिर्फ एक समझदारी की वजह से आप चाहे सीवियर डैमेज जोन में ही क्यों ना हो, आप बिना किसी खरोच के सरवाइव कर सकते हैं। एस्टिमेट्स की माने तो एक्सप्लोजन्स के 48 घंटे बाद शहर का रेडिएशन लेवल केवल 1% रह जाता है, जो अगले 24 घंटों में और कम हो जाता है। इसीलिए सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर डेटोनेशन के बाद के गोल्डन 72 आवर्स होते हैं। अगर आप ये सरवाइव कर गए बिना रेडिएशन के संपर्क में आए तो समझ लीजिए कि आप न्यूक्लियर डिजास्टर सरवाइव कर गए हैं।
और फिर आपको जल्द से जल्द शहर छोड़ के किसी सेफ जगह पे पहुंचना है, जहां पहुंचने के लिए रेस्क्यू ऑपरेटर्स आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। मगर इन 72 घंटों के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, जिसके लिए आपको 11 चीजें हमेशा रेडी रखनी है। पहला, कम से कम 5 दिन का पानी। जितने लोग हैं उसके हिसाब से 4 लीटर पानी पर हेड पर डे के हिसाब से इमरजेंसी में हमेशा किसी ड्रम में स्टोर करके रखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 लोग हैं तो 4 लोगों के लिए 4 लीटर पानी अगले 5 दिनों तक यानी करीब 80 लीटर पानी आपको स्टोर्ड रखना चाहिए। दूसरा, रेडी टू ईट फूड। और यहाँ हम दाल चावल सब्जी रोटी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस खाने की बात कर रहे हैं जो सूखा हो और तुरंत खाया जा सके, जैसे चूड़ा हो या पोहा हो, चने हुए, ड्राई फ्रूट्स हुए, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, सॉस या स्नैक्स के जो पैकेट्स आते हैं, कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े वगैरह सब कुछ, उसके भी एक आध पैकेट होने ही चाहिए। खाना इतना रखो कि 1 हफ्ता कम से कम कुछ ना कुछ खा सको और जिंदा रह सको, ताकि वीकनेस ना हो। तीसरी है फर्स्ट एड किट, जिसमें बर्न क्रीम्स, पैरासीटामोल, एंटीसेप्टिक वाइप्स, पेन किलर्स और नॉर्मल दवाइयों का होना जरूरी है। इसके अलावा एक बैटरी पावर्ड रेडियो, सरकार के अपडेट्स जानने के लिए एक टॉर्च और कुछ एक्स्ट्रा बैटरीज के साथ साथ कमरा सील करने के लिए प्लास्टिक शीट्स, कैंची और डक्ट टेप, एक सीटी ताकि इमरजेंसी में उसकी आवाज दूर तक जा सके और लोग आपको ट्रैक कर सके, ढेर सारे गार्बेज बैग्स, टॉवल्स और करीब 5 से 10 हजार रुपए कैश में आपके यहाँ हमेशा होनी चाहिए, ताकि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आप सरवाइव करके जिंदा बच सके। इस वक्त ये टेबल आपकी स्क्रीन पर है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे आपके काम आए। अब वैसे तो इसकी जरूरत ना ही पड़े तो काफी अच्छी बात है, पर पाकिस्तान इतना कायर देश है ना कि वो सिविलियंस पे हमला करने से कभी पीछे नहीं हटेगा। इन देशों के मोरल्स में ही हमेशा ये फितरत एविडेंट रही है और वो जानता है कि भारत पाकिस्तानी सिविलियंस को कभी भी नहीं मारेगा, इसीलिए उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा है भी। मगर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी को ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है द एल्परजॉट केव के बारे में। एक केव था जिसके अंदर कुछ ब्रिटिश सैनिक कुछ सीक्रेट चीज देखने के लिए अंदर जाते हैं और वहीं जाकर फंस जाते हैं। अब ये जो इंसिडेंट हुआ था वो किसी दूसरे कंट्री में हुआ था और ब्रिटेन के जो सैनिक वहां पर गए थे वो एक सीक्रेट मिशन पर गए थे और वहां जाकर फंस जाते हैं। इसके कारण से बहुत सारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा राज ये होता है कि आखिर वो सैनिक दूसरे देश में एक ऐसी अंधेरी गुफा में जाते ही क्यों हैं। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।